गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैंने पहले 2 वीडियो डाल दी हैं। उसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दी होती हैं, उसको सोल्व करने के 4 मेथड बताए थे। वैसे तो 2 ही होते हैं, ग्राफिकली होता है, एक एल्जेब्रिकली होता है। एल्जेब्रिक के आगे 4 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन सा मेथड बताया था मैंने? सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि कोई भी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एलिमिनेशन मेथड के बारे में। फिर थर्ड जो मेथड आता है वो क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सारे टेबल मैंने पहले से राइट कर दिए ताकि वीडियो के अंदर वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने, इसीलिए ये मेथड समझने से पहले मुझे इस टेबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो ये 3.1 के अंदर और 2 के अंदर यूज होती है, जो ग्राफिकल मेथड होता है उसमें भी, और इसके अंदर भी इसका काम होता है। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने से पहले इसके अंदर कोई रूल नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल से हम आपको इसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। जब भी आपके पास कोई भी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होती है, तो जर्नल मैंने आपको बेसिक बताया हुआ था कि जर्नल फॉर्म क्या होती है उसकी। जर्नल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 2 वेरिएबल के अंदर कोई भी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन थी फर्स्ट, और सेकंड क्या थी? a2x b2y और c, ये c1 हो गया और ये c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास कोई सेकंड इक्वेशन थी। तो ये जर्नल इक्वेशन है, कोई अलग बात नहीं है। a1 की जगह 1 2 3 4 c1, ये सारे क्या है? a1 b1 c1 c a1 b1 c1 a2 b2 c2, सारे कोई नंबर्स हैं, कोई कांस्टेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये है। फिर हमें क्या करना पड़ता है कि अगर इस मेथड को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये 2 इक्वेशन होती है। इन 2 इक्वेशन के अंदर ये जो इनके कोफिशिएंट होते हैं, एक्स कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू जो होती हैं, इनका रेशियो चेक करते हैं। रेशियो कैसे चेक करते हैं कि a1 डिवाइड बाय में a2, b1 डिवाइड बाय में b2 और c1 डिवाइड बाय में c2, ये चीजें चेक करनी होती है। जब भी हमारे पास 2 इक्वेशन होगी तो उनके अंदर हम ये वैल्यूज चेक करेंगे, क्या? a1 डिवाइड बाय a2 और b1 डिवाइड बाय b2। अगर हमारे पास सपोज करते हैं, पहली कंडीशन इसकी क्या है कि a1 डिवाइड बाय a2 और b1 डिवाइड बाय b2 के अंदर मैंने क्या देखा कि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। सपोज कीजिए a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 4 है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो a1 इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाता? a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो हमारा कौन सा केस बनता होता कि हमने इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद में a1 बाय a2 और b1 बाय b2 दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसके अंदर इन दोनों पेयर लाइंस का ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, कि ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक लाइन की, से इससे भी एक लाइन बनेगी और इससे भी एक लाइन बनेगी, तो दोनों लाइंस कहीं ना कहीं क्या करेंगी? किसी एक पॉइंट पर क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। इन दोनों लाइन का ग्राफ ये बनेगा। फिर ये कहता है कि एग्जैक्टली वन यूनिक सॉल्यूशन, तो इनका सॉल्यूशन एक ही होगा। कहने का मतलब, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूं और x और y की वैल्यू अगर आपने सोल्व की है किसी मेथड से तो भी वही आएगी, और मैंने सोल्व किया है तो भी वही आएगी। एग्जैक्टली वन यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यही है कि केवल एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैं सोल्व करूं, आप सोल्व करो, आपका फ्रेंड सोल्व करे, आंसर तो x और y का वही आना है। तो इसका मतलब ये था फर्स्ट इसका। अगर अब दूसरी बात, आप कहते हो कि सर नहीं, कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2, इन दोनों का a1 बाय a2 और b1 बाय b2, इन दोनों को मैंने चेक किया तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। सपोज कीजिए यहाँ 1/2 आ गई और यहाँ पर भी क्या आ गई? 1/2 आ गई। बताऊंगा एक एग्जांपल लेके कि a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 कैसे, एक बार थोड़ा देख लीजिए इसके बारे में, टेबल के बारे में क्या है इसकी बात कर रहे हैं। तो a1 बाय a2 और b1 बाय b2 हमने चेक कर लिया, सर ये दोनों तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, इक्वल आ गए हैं, ठीक है। अगर इक्वल आ गए तो हम किस पे जाएंगे? c1 बाय c2 के। सर थर्ड टर्म तो यही थी, c1 बाय c2 को चेक करना होता है। c1 बाय c2 को चेक करेंगे तो ये क्या आ रहा है? ये भी सर 1/2 ही आ रहा है। अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इसके अंदर इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस का ग्राफ क्या बनेगा? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट को क्या बोलते हैं? जैसे फर्स्ट लाइन ये आ गई कोई भी ग्राफ के अंदर,
सर सेकंड लाइन क्या आएगी, इसी के ऊपर कोइंसाइड करवा जाएगी। जैसे एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई कर जाती है उसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब एक लाइन मैं कहता हूं ये पॉइंट, एक ये जो पॉइंट है फर्स्ट लाइन के ऊपर भी है और यही जो पॉइंट है वो सेकंड लाइन के ऊपर भी है। तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, क्योंकि लाइंस कैसे बनती है, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर एक लाइन बनती है। तो वो लाइन, दोनों ही लाइन क्या करगी, कोइंसिडेंट, पता नहीं कौन सा पॉइंट किस लाइन का है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू मैंने निकाली, वाई की भी वैल्यू मैंने निकाली, तो ये दोनों वैल्यू कुछ भी आ गई, आपने निकाली वो भी कुछ और आ गई, अलग आ गई, इससे अलग आई। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि वैल्यू बहुत सारी हो सकती हैं, आप कहोगे 0 1 भी हो सकती है, 2 3 भी हो सकती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब बहुत ज्यादा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट जो अनकाउंटेबल होते हैं, इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं। सर कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, काउंटिंग कहीं तक भी जा सकती है। गॉट इट। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट के बारे में, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, एक लाइन जब दूसरी लाइन के ऊपर बिल्कुल लाई कर जाती है उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब थर्ड के अंदर बात आती है, थर्ड में क्या होगा कि सर ने देखा कि सबसे पहले मैंने सोल्व किया इक्वेशन के अंदर a1 बाई a2, मैंने ये रेशियो निकाला, फिर मैंने चेक किया b1 बाई b2, b1 बाई b2, इन दोनों की वैल्यू तो इक्वल आ गई सर 1/2, जैसे 4/5 आ गया, जैसे इसमें भी क्या आ गया 4/5। बट जैसे ही मैंने सेकंड रेशियो के बाद में मैंने थर्ड रेशियो निकालने की सोचा, तो c1/c2, उसमें मैंने देखा कि ये रेशियो इक्वल है नहीं आ रहा है, ये 3/2 आ रहा है सर, ये इक्वल नहीं है सर। सपोज किया मैंने, अगर ये इक्वल नहीं है, जिसके अंदर a1 बाई a2, b1 बाई b2, अगर यही दो वैल्यू क्या आ जाए इक्वल, और c1/c2 मेरे पास इक्वल है नहीं आता है, तो इस केस में क्या बनता है, वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। जैसे ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग थी, ये कोइंसिडेंट, तो पहली इक्वेशन की लाइन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन की ये बनी। ऐसा इसका कहीं ना कहीं ग्राफ बनेगा, ऐसा इसका कहीं ना कहीं ग्राफ बनेगा, जिसमें दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ये आइडिया इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो जिसमें a1 बाई a2, b1 बाई b2 दोनों का रेशियो क्या आ जाए इक्वल, बट c1/c2 इक्वल नहीं आता है। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन। मतलब इसके अंदर अब x की वैल्यू कुछ हो रहेगी, y की वैल्यू कुछ हो रहेगी, वो हम कुछ भी नहीं बता सकते, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये है हमारे पास टेबल के अकॉर्डिंग, ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक कंडीशन लगा दी जाती है, अगर उसके अंदर एग्जैक्टली वन यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ही उसका सॉल्यूशन आगे उस मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पे भी नहीं है और यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कहने का मतलब अगर उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है तो ही हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये था, ये आपको टेबल ध्यान भी रखनी है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेगा तो क्या केस होगा, तो हम लिखेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। पैरेलल लाइन के लिए कौन सी केस होगा, पैरेलल लाइन के लिए क्या होगा, a1 बाई a2, b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कौन सा सॉल्यूशन होगा, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 नॉट इक्वल के लिए। तो ये होता है इसके बारे में कुछ डिटेल जो मैंने आपको बताई। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करते। मैंने एक एग्जांपल लिखा, क्वेश्चन लिखा, देखिए क्या है क्वेश्चन में, यही लिखा हुआ है कि सोल्व दिस इक्वेशन, सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, x माइनस 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस का 3y माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है, दो इक्वेशन दी गई हैं, दो लीनियर इक्वेशन दे दी हैं। अब ये कहता है कि सोल्व बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो हमने मान लिया, अभी इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें ये रेशियो जो होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनका रेशियो हमें चेक करना पड़ता है। यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये जो वैल्यू है इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो ये किसकी वैल्यू है, a1 a2 b1, a1 a2 c1, a1 सॉरी ये a1 की वैल्यू है, ये b1 की वैल्यू है, ये c1 की वैल्यू है, ये a2 की वैल्यू, ये b2 की वैल्यू और ये c2 की वैल्यू है। तो मैं यहां लिख देता हूं a1
B1 और C1, A2 B2 और C2, सिर्फ समझाने के लिए लिखिए और कुछ नहीं है। हमारे पास एक्चुअल में आप देख सकते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि A1x प्लस B1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 होता है। दूसरी लीनियर इक्वेशन क्या होती है? A2x B2y और C2 होती है। ठीक है, ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन होती है, ये जर्नल फॉर्म में होती है, ये इक्वेशन आपको मैथमेटिकल फॉर्म में दी गई है। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ हमें कंपेयर करके बताना होता है। मैंने क्यों बताया कि A1 की वैल्यू, इसको मैंने इससे कंपेयर किया। देखिए कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने पर क्या आएगा, x है वेरिएबल है इसमें, तो A1 की जगह क्या आ जाएगा 1। अब B1 की जगह क्या आ जाएगा, सर यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो y को y से मैंने कंपेयर कर दिया, तो B1 की जगह क्या आ जाएगा -3 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कंपेयर किया यहाँ से, मैंने लिखा सर A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू, अब B1 की वैल्यू देखिए y, बट यहाँ प्लस होता है जनरल फॉर्म के अंदर और यहाँ क्या है माइनस, तो कहीं ना कहीं B की वैल्यू क्या रही होगी -3। इसी तरीके से C1 की वैल्यू, क्योंकि जब तक मुझे A1 B1 C1 ही नहीं पता होगा मैं रेशियो कैसे चेक करूंगा, सर मुझे तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो यही बात है, तो पहले इनको कंपेयर करना सीखिए। C1 की वैल्यू, C यहाँ क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट क्या है 7, बट यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो C1 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी -7। A1 B1 C1 हो गया। अब इसी तरीके से क्या काउंट करना है A2 देखिए कंपेयर करने पर क्या आएगा, x से x और A2 की जगह कितना हो गया 3, B2 की जगह कितना आ जाएगा -3 और C2 की जगह कितना आ जाएगा -15। इतना तो आप कंपेयर कर ही सकते हो। हर एक सम में आप अपना आइडिया लगा सकते हो, ये बेसिक में एक सम को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अब आगे देखिए, इसके बाद के अंदर अब हमें रेशियो पे चेक करना है कि कौन सा रेशियो लगेगा इसके अंदर। मैंने A1 बाई A2 की वैल्यू निकाली, कंपेयर दी रेशियो 1/3, आपको यहां से दिख रहा है 1/3 आराम से। B1 बाई B2 की वैल्यू मैंने निकाली, और हमेशा ध्यान रखना ये B1 ऐसे लिखा जाता है, न कि कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है, ये b की पावर में चला जाता है, b रेज टू पावर 1, ये गलत हो जाता है। कुछ ऐसे लिखते हैं, ये भी नहीं है B1, तो b के पैर में लिखना होता है, नीचे की तरफ राइट करना होता है। ठीक है, A1 हो या B1 हो C1 हो, ये ध्यान रखना। कुछ क्या करते हैं A1 जी A2, ये नहीं है, ये गलत है, ये लिखने का कोई मेथड नहीं होता, जो मेथड है उसी के अकॉर्डिंग आप राइट कीजिए। ये था B1 बाई B2 का रेशियो क्या है, B1 क्या है मेरे पास -3 और B2 भी क्या है मेरे पास -3। तो अगर सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस से माइनस कैंसल, 3 1 जा 3, तो 1 आ गई मेरे पास। इसी तरीके से अब मैंने क्या देखा, सिर्फ पहले दो ही वैल्यू को चेक करना है, क्योंकि दो पे हमें पता चल जाएगा इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन है। तो मैंने क्या देखा कि A1 बाई A2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3, B1 बाई B2 की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो C1 बाई C2 को मैं चेक ही नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो 1/1 है। क्या ये 1/3 इक्वल होता है 1/1 के, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, इसी बात के बिना पे A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ये पता चल गया। दो लीनियर इक्वेशन से मैंने रेशियो को कंपेयर किया, तो रेशियो को कंपेयर करने पे मुझे ये पता चल गया कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 आर का इन दोनों का रेशियो इक्वल है नहीं है। तो आप कहोगे सर ये तो टेबल नंबर 1 का, इस टेबल का फर्स्ट पॉइंट हो गया। जिसके अंदर ये रेशियो इक्वल नहीं होता है उसके अंदर लाइन कैसे बनेंगी, इंटरसेक्टिंग, एग्जैक्टली वन यूनिक सॉल्यूशन। तो दे हैव यूनिक, एग्जैक्टली वन यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव exactly one unique solution। Got it? यहां तक था एक छोटा सा स्टेप, ये एक स्टेप है, पहला स्टेप जिसको हम बोलते हैं रेशियो कंपेयर करना। Got it? तो मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं। आगे देखिए, ये एक स्टेप हो गया हमारा। स्टेप से क्या पता चला कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है। आगे देखिए, इस स्टेप को करने के बाद में इसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहली बात
इसके बाद मैंने क्या करना है कि हमें पता चल गया है कि A1/A2 और B1/B2 का रेशियो इक्वल नहीं है। बस यहाँ तक ये कंक्लूजन मैं अब तक निकाल के लेके आया हूँ उसको इस क्वेश्चन के अंदर। अगर ये इक्वल नहीं है तो आप इसके ऊपर क्या कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं लिखता हूँ कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेथड में आप अप्लाई कैसे करना होगा? देखिए, जो जो वेरिएबल हैं वो राइट कीजिए। सबसे अच्छी समझने की बात यहीं से उठती है कि जो जो वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल y, किसके अंदर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है, एक x है एक y है, कांस्टेंट है। सर कांस्टेंट है तो क्या लिखें? सिर्फ 1, क्योंकि 1 एक तरीके से ये इसको करने का तरीका है, स्टेप है, समझिए। फिर डिवाइड में इन दोनों के बीच में किसका सिंबल आएगा? इक्वल का। गॉट इट? x, y और 1, बीच वाली जो मिडिल टर्म होगी वो किस में आ जाएगी? नेगेटिव के अंदर। ये ध्यान रखना, अल्टरनेट सिंबल चलेंगे, x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा और 1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अल्टरनेट इसलिए बोला मैंने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ओके, अब यहां क्या राइट करेंगे जो डिनोमिनेटर के लिए मैंने छोड़ा है? देखिए, x को अगर लिखना है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? x के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें x छोड़ना पड़ेगा। छुपा दिया x। जो इनके कोफिशिएंट बच गए हैं वो आप राइट कर दीजिए। कौन कौन से? y के और कांस्टेंट के। अगर मैं राइट करता हूं, जैसे मैंने x के कांस्टेंट इसको छोड़ दिए, तो कौन कौन बच गया? -3, -7, -15। समझ आई बात? जब मुझे x राइट करना होगा तो x को छुपाना पड़ेगा, y राइट करना होगा तो y को छुपाना पड़ेगा, और कांस्टेंट राइट करना है तो कांस्टेंट की टर्म C1 C2 को छुपाना होगा। यहां तक बात समझ आई? अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को छुपा देता हूं तो y इसके नीचे क्या लिखूंगा? -3, -7, -15। ये जैसे ये है वैसे ही राइट करना है, -3, -7, -15। गॉट इट? ये छोटे इसलिए लिख रहा हूं, स्पेस कम है मेरे पास। आगे देखिए, y की चीज, अब y जो टर्म है y को मुझे निकालना है तो y को छुपा देता हूं, क्या बचेगा? +1, +3, -7 और -15। +1, +3, क्योंकि इनके आगे कोई सिंबल नहीं है तो दोनों प्लस के हैं। आगे y को मैंने छुपा दिया तो -7 और -15। गॉट इट? अब आती है कांस्टेंट की बारी। अगर कांस्टेंट को छुपा लेता हूं तो क्या बचेगा? 1, 3, -3, -3, 1, 3, -3। ये था मेरे पास। अब मेथड का नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इनमें क्या अप्लाई करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मैंने क्रॉस लगा दिया इनके बीच में। अब सर कैसे पता चले मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? पहले इसको करूं या इस स्टेप को करूं? कहने का मतलब, -3 को 1 के साथ करूं तो -3 आएगा, 3 को -3 के साथ करूंगा तो -9 आएगा। तो पहले कौन सा करूं? कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इस साइड से करने लग जाते हैं। हमें कौन सी साइड से करना है? इसका एक रूल ध्यान रखना है, जो लास्ट में कॉर्नर पॉइंट आएगा, यहां से मैंने एरो लगा दिए इसी नोटेशन को देने के लिए भी, मुझे यहां से मल्टीप्लाई करना है। देखिए, 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 की जगह। तो सबसे पहले मैंने इस पॉइंट को उठाना है, x की जगह x, -y की जगह -y और इक्वल 1 की जगह 1। ये कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा, आपको एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा, पर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा तो आप खुद से बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए, x, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45। ये नंबर भी माइनस में, ये भी नंबर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। गॉट इट? अब ये जो एक मैं माइनस लगाता हूं, ये किसके लिए है? रूल के लिए। जो रूल में आएगा किसके? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्रॉस के अंदर क्या आएगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस, फिर सेकंड टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है। एक टर्म इनसे आएगी, माइनस की सेकंड टर्म इनसे आएगी। समझ आ गई बात? देखिए, अब दूसरी मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो 3 × 7 21, माइनस माइनस प्लस। तो ये बीच का किसके लिए चल रहा है? ये बीच में रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से -15 की 1 के साथ करेंगे, -15 की 1 के साथ करोगे तो माइनस का 15 आएगा। सर रूल का माइनस आ गया। अब ये रूल का माइनस है तो प्लस के 3 की माइनस के 7 के साथ करेंगे तो माइनस का 21। ये मल्टीप्लिकेशन होगी, 7 3 जा 21। माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, बट ये तो रूल का माइनस था सर, ये इस 21 से आया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं,
3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। बीच में रूल के लिए माइनस, फिर ब्रैकेट, 3 3 जा 9, ये माइनस का 9। यहां तक बात समझ आई। फिर बोल रहा हूं कि जो जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बीच में हमें क्या रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, माइनस होता है। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, पहले इस नीचे लास्ट फोर्थ नंबर से जैसे आप राइट कर देते हो तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फोर्थ नंबर को उठाना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे इस तरीके से चलना है, पहले ऐसे और फिर ऐसे। गॉट इट? तो ये था हमने मल्टीप्लाई के बारे में। अब देखिए एक्स प्लस और माइनस, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहां से तो 45 माइनस 21 ही रहेगा। यहां से माइनस का y, इस ब्रैकेट को ओपन करिए, माइनस का 15 तो ठीक है सर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 21, इक्वल में 1। इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस, ये है जी रूल। बट इट यहां तक कोई किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, आगे चलते हैं। अब x के अंदर, x को सोल्व करते जाइए। x डिवाइड बाई में 45 माइनस 21, 5 में से 1 गया तो 4, 4 में से 2 गया 2, कितना आ गया 24। माइनस का y चल रहा है सर, ठीक है। माइनस का 15 प्लस 21, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बच गया, प्लस का 6। 21 में से 15 माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 6, और वो भी ग्रेटर नंबर कौन है 21, तो 21 का सिंबल क्या है, प्लस, तो इसलिए यहाँ प्लस आएगा। प्लस लगाओ या ना लगाओ वो आपकी मर्जी है। 1 डिवाइड बाई में प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यहां तक समझ आ गई। अब सर इसके अंदर दो वैल्यू आ गई, x बाई 24, y बाई 6, माइनस y बाई 6 और 1 बाई 6। तो ये जो नंबर होगा कौन, x बाई y, x बाई 24 का जो रेशियो है आपको किसके साथ कंपेयर करना है, एक बार 1 बाई 6 के साथ, और y बाई 6 का जो रेशियो है एक बार फिर कंपेयर करना है किसके साथ। कहने का मतलब ये 1 और 6 के साथ कंपेयर नहीं करना है, 1 बाई 6 के साथ लेके चलिए। देखिए मेरे पास नंबर क्या आया, x बाई 24, एक बार ये रेशियो एक कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। कौन सा है कांस्टेंट, 1 बाई 6। समझ आई बात। दूसरी बात, माइनस का y बाई 6, 1 बाई 6 की, मतलब x का जो रेशियो है वो एक बार कांस्टेंट टर्म के इक्वल, फिर दोबारा y का जो रेशियो है वो भी कांस्टेंट टर्म के क्या हो जाएगा, इक्वल। क्योंकि ये दोनों ही एक कांस्टेंट के इक्वल है तो ये भी कांस्टेंट के इक्वल होगा और ये भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट के इक्वल होगा। गॉट इट? अब कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, या फिर 24 पहले से किस में है, डिवाइड के अंदर है, तो डायरेक्ट मैं इसको किस में लेके आ सकता हूं, मल्टीप्लिकेशन। x इज इक्वल टू 1 बाई 6 मल्टीप्लाई के अंदर 24, 6 बन जा 6, 6 4 जा, x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई सर। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। आप क्रॉस कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है। इसके अंदर सोल्व करेंगे, 6 डिवाइड में राइट साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए माइनस का y, माइनस का 1 बाई 6 मल्टीप्लाई के अंदर क्या हो गया 6, 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या लिखा, माइनस y इज इक्वल टू 1। इसको मैं क्या राइट कर सकता हूं, y इज इक्वल टू -1, माइनस है किस साइड भी लगा दीजिए, तो मेरे पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। तो ये था मेरे पास थर्ड मेथड, किसको सोल्व करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने के लिए। तो समझ आया आपको। सबसे पहले हमें इसके अंदर कंपेयर करना होता है कि रेशियो को कंपेयर कीजिए, अगर इसके अंदर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 नॉट इक्वल आते हैं तो ही हम स्टेप आगे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 3.5 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर बोला है कि आपके पास सॉल्यूशन कौन सा बनता है जब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन देगा और कहेगा कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी है, ठीक है, और नो सॉल्यूशन है, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन में तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन बनता है, पहले हमें वो चेक करके बताना है। चेक करने के बाद में अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ही हम आगे इस मेथड को परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये पहले क्वेश्चन का एक पार्ट लिया गया था मैंने। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझना जरूरी होता है।
आप इसको एक रूल के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हो, बट रूल से याद करना कहीं आप उस चीज को परफॉर्म करना, अब इस स्टेप को आप 2 से 3 बार करोगे अपने आप माइंड में रह जाएगा। कैसे रखना है कि आपने रेशियो कंपेयर किया तो a1/a2 और b1/b2 हमें चेक किया कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो मैंने क्या लिया, x वेरिएबल, y वेरिएबल और कांस्टेंट के लिए 1, कांस्टेंट के लिए क्या लिखा मैंने 1। यहां तक बात ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, अल्टरनेट सिंबल पे लिखनी है सर, अल्टरनेट पे लिखो तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, गॉट इट। इनके बीच में इक्वल का सिंबल आएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब होती है, जब बीच में इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। अब यहां ये नंबरिंग कैसे लिखी जाती है, नंबरिंग कैसे लिखी जाती है, जो इनके आगे कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल्स के आगे वो राइट करने। जैसे x के टर्म के आगे नीचे लिखोगे आप, x टर्म के नीचे लिख रहे हो तो x को छोड़ देंगे, x को छुपा लेंगे, तो y के लिए क्या आ जाएगा -3 -7 -15, गॉट इट। ये मैंने 4 नंबर लिख दिए। अब मैंने y के लिखने हैं तो y को छुपा लेता हूं x के आगे, 1 3 -7 -15, 1 3 -7, जैसे ऑर्डर के अंदर पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे इस तरीके से। फिर क्या है 1, अब 1 के लिए क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गई, कांस्टेंट टर्म को छुपा लेते हैं, 1 3 -3 -3, ये मैंने तीनों चीज राइट कर दी चारों। अब होगी, अब इसके बाद में क्या करना, इनके बीच में क्रॉस का सिंबल लगा देना, यहां से क्रॉस, यहां से क्रॉस और यहां से क्रॉस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर सबसे बड़ी बात क्या आती है वो देखिए, क्या हम मल्टीप्लाई किस साइड से करना स्टार्ट करें सर। मल्टीप्लाई हमें जो चौथा नंबर आता है लास्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस नंबर से हमें स्टार्ट करना है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने एरो का सिंबल इन तीनों के पास लगा दिया यहां से, ताकि मुझे आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि यहां से मुझे मल्टीप्लाई करनी है, गॉट इट, यहां तक। अब फिर क्या करना है, 15 -15 को -3 के साथ किया, प्लस का 45 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 15 को 3 से 45, रूल के अकॉर्डिंग यहां बीच में क्या आएगा, माइनस, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, गॉट इट। यहां से प्लस का 45 और यहां से प्लस का 21, बट बीच में रूल के लिए क्या आ गया, -1, ये आपने इसमें ऐसे परफॉर्म कर दिया। फिर तो कैलकुलेशन है, प्लस माइनस माइनस 45 -21 हो गया, इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ ऊपर माइनस चल रहा है, ये ध्यान रखना, ये माइनस किसी भी टर्म के अंदर साथ नहीं छोड़ना चाहिए, लास्ट के अंदर इसको कंपेयर करेंगे तो अपने आप अलग जाएगा। फिर यहां तक आपने कैलकुलेशन कर ली, सर ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं, कहने का मतलब फर्स्ट टर्म इस कांस्टेंट के इक्वल होगी और y वाली टर्म भी किसके इक्वल होगी, इस कांस्टेंट के इक्वल होगी। जब जब तीनों के इक्वल है तो फर्स्ट टर्म भी तो लास्ट टर्म के इक्वल होगी और y वाली टर्म भी तो किसके इक्वल होगी, कांस्टेंट टर्म के इक्वल या लास्ट टर्म के इक्वल होगी। तो एक बार x को मैंने इस कांस्टेंट के इक्वल रख दिया और y को भी मैंने एक बार कांस्टेंट के इक्वल रख दिया। आप इन दोनों में क्रॉस करोगे तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज 24 क्या है, डिवाइड के अंदर है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो गया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 1 जा 6 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4 आ गई। अब इसके अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड के अंदर है, इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर, मल्टीप्लाई में करोगे तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, गॉट इट। तो ये था मेरे पास एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल। इसके बारे में कुछ एग्जांपल और भी करेंगे, देखिए ये था सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि कोई भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल आता है तो हम फर्स्टली क्या चेक करते हैं, कैसे करना है, क्या स्टेप्स रहेंगे, ये स्टेप्स बताने के लिए मैंने आपको इतना सब कुछ बताया और ये टेबल बताया। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था इसका 3.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, देखिए उसने लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हमें पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, उनका रेशियो कंपेयर करता है, कंपेयर करने पे हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा या नो सॉल्यूशन। तो कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन तो होगा ही, बेशक तीनों में से कौन सा भी हो। आगे कहता है इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के उसको सोल्व करना है। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये है मेरे पास।
और दूसरी इक्वेशन क्या लिखी हुई है 3x माइनस 9y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर यहाँ इक्वेशन इस फॉर्म में दी होती, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये लिखा हुआ था प्लस का 3, अगर वैसी इक्वेशन की फॉर्म नहीं है जिसमें इक्वल की 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आप इसको बना तो सकते हो। ये 3 पॉजिटिव इस साइड आएगा नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा तो नेगेटिव, तो इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। गॉट इट। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन। सर ठीक है, आपने जो क्वेश्चन में बोला कि हम इन तीनों में से कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ही हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगानी है। तो पहले हमें रेशियो चेक करना पड़ेगा, तो ही हमें पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो चेक कीजिए रेशियो इक्वेशन 1 और 2 के। तो हम इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने पे हमें किसकी वैल्यू पता चलती है a1 b1 c1 a2 b2 c2। जिसको ये नहीं पता चली फिर तो सब क्या करेगा, ये पता करनी सबसे पहले जरूरी है। अब ये क्या होती है, ये फर्स्ट वर्ड जो होता है, ये फर्स्ट नंबर जो होता है, ये a1 ये b1 ये c1 a2 b2 c2, कोई मुश्किल नहीं है। ये 1 1 वाली लाइन चलेगी, ये 2 2 वाली लाइन चलेगी, तो ये क्या हो जाएगा 1, a2 की जगह 3, बट यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, अकेला 3 नहीं आएगा, क्योंकि टर्म्स जो होती हैं जर्नल इक्वेशन के अंदर, जर्नल फॉर्म के अंदर प्लस में होती हैं, और यहाँ माइनस है, तो जहाँ माइनस है वो माइनस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए c1 c2 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 3 और माइनस का 2। ये हमारे पास तीन इक्वेशन, तीनों वैल्यू आ गई है a1 a2 b1 b2 c1 c2 के हिसाब से। अब देखिए, अब रेशियो कंपेयर कीजिए। रेशियो क्या चेक किया मैंने a1 बाय a2 का, तो रेशियो क्या आया 1/3, आप देख लीजिए। फिर मैंने किसको चेक किया b1 बाय b2 को, b1 बाय b2 में क्या आ रहा है माइनस का 3 सर और माइनस का 9, तो माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। एक्चुअल में मेरे पास वैल्यू क्या आई 1/3, क्या वैल्यू आई 1/3। मैंने देखा हाँ जी ये तो इसका आंसर भी 1/3 आ रहा है, इसका भी आंसर क्या आ रहा है 1/3, ये दोनों रेशियो क्या आ गए मेरे पास इक्वल आ गए। जब इक्वल आता है तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा c1/c2, इसको चेक करना पड़ेगा c1/c2 को। तो c1/c2 को मैंने चेक किया तो ये क्या है माइनस का 3 और माइनस का 2, क्या ये 3/2 आ रहा है, ये तो ये 1/3 है। क्या ये तीनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं सर, पहले दो तो इक्वल हो सकते हैं पर ये 3/2 इसके इक्वल है नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, नो सॉल्यूशन। हमने कंडीशन लिखी हुई है, कंडीशन हमें याद भी है कि a1/a2 और b1/b2, क्या मतलब हो गया इसका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये थर्ड रेशियो जो है सर वो इक्वल नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कौन सी लाइन, ग्राफ कैसे बनेगा, ये दोनों लाइंस कैसी होंगी पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं तो दे हैव नो सॉल्यूशन, these pair of linear equation have no solution। तो मुझे इतना ही राइट करना है these pair of linear equations have no solution, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और क्वेश्चन में भी यही बोला गया था, अगर नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है तो उसको हम कुछ नहीं करते, वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम कौन सा मेथड लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसे ही आपने चेक किया होता कहीं, यहाँ पर भी 1/3 आ जाता, यहाँ पर भी 1/3 आ जाता, और बाई चांस कोई भी ऐसी लीनियर इक्वेशन होती जिसमें भी यहाँ पर भी 1/3 आ जाता, तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो क्या आ जाता इक्वल। तो कहीं ना कहीं टेबल के अंदर सेकंड स्टेप बन गया ये। तो अगर ये इक्वल है रेशियो तो लाइंस क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी एक दूसरे के साथ, कोइंसाइड कराएंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग्स की कहती है कि हमें इसको सोल्व नहीं करना है, तो बस इतनी सी बात लिखेंगे दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। गॉट इट। तो ये था हमारे पास 3.5 एक्सरसाइज के बारे में, और मेनली किसके बारे में था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बनता है 3 या 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का होता है या पता नहीं 3 मार्क्स का होता है। तो इसके अंदर 3 मार्क्स में क्या लिखा होगा, सोल्व दिस इक्वेशन,
सोल्व दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है, उसमें दो इक्वेशन होती है, आप कौन से भी मेथड से अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके अंदर अगर नेम बोलता है तो अच्छी बात है, नहीं भी बोलता है तो भी हम चारों में से कौन सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए वो चारों मेथड हमें आने चाहिए। बाई चांस उसने अगर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे दिया तो हमें क्रॉस से ही करना पड़ेगा। अगर उस मेथड को मैं सब्स्टिट्यूशन से कर देता हूं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मैं चारों मेथड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, समझ आया होगा, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक ही क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में था इन्फॉर्मेशन। गॉट इट, थैंक यू।